बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा जो चल रहा है सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसका आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है SDLC सिस्टम। आज हम SDLC को पढ़ेंगे और इसका जो मुझे डाटा सबसे बेस्ट नज़र आया था वो फर्स्ट ईयर की बुक है कंप्यूटर साइंसेस की IT सीरीज़ की। वहाँ से मैंने आज कोशिश की है कि आपको लेक्चर जो है वो इसी बुक में से डिलीवर करूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास SDLC क्या है। SDLC बेसिकली सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। ये डिफरेंट किस्म के स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल एक सेट है जो कि आपका कोई भी आपने एक सिस्टम बनाना है तो उसके लिए आपने डिफरेंट फेजेस से गुज़रना होता है। अगर आप इन डिफरेंट फेजेस से गुज़र के अपने एक सिस्टम को बनाते हैं तो एक बड़ा सक्सेसफुल सिस्टम जो है बनाने में आप कामयाब हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन से फेज़ हैं जो कि SDLC का हिस्सा हैं। तो सबसे जो पहला फेज़ आता है वो आपके पास आता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अगर हम देखें तो ये तकरीबन 7 फेजेस पर मुश्तमिल है। ये डायग्राम भी आपको जो है वो शो हो रही है। इस डायग्राम में ये 7 फेज़ आपके सामने आ रहे हैं। सब तरतीब वाइज आप फेज़ लेकर चलेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने चौथे फेज़ को पहले जो है वो परफॉर्म कर लेना, उसके बाद आप पहले फेज़ की तरफ आएंगे। नहीं, आपने तरतीब के साथ हर एक फेज़ को फॉलो करते जाना है, तो फिर आप एक बड़ा सक्सेसफुल सिस्टम जो है वो बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो हम देखते हैं हमारा सबसे जो पहला फेज़ है वो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है, ये आपका जो पहला फेज़ है ये आपको देखता है, आपकी जो पहली इनिशियल चीज़ होती है वो आप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर देखते हैं। यानी कि आप सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं बेसिकली जो है वो सिस्टम जो बनाने जा रहा हूँ वो सिस्टम है क्या मेरे पास। आप अपने सिस्टम का स्कोप चेक करते हैं, आया ये मेरा सिस्टम जो है वो कितना वैल्यूएबल है जिस मार्केट में मैं इसे लॉन्च करने जा रहा हूँ। और उसके बाद आप एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी जो है वो निकाल लेते हैं इसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, पहले फेज के अंदर। चौथा जो आपके सामने आता है वो है फिजिबिलिटी स्टडी और 5वें नंबर पर प्रिलिमिनरी प्लान। ये सारी 5 चीज़ें आप पहले फेज के अंदर करते हैं। ये 5 चीज़ें क्या हैं, हम तरतीब के साथ इसे तफसील से आगे जाकर इसी लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जो दूसरा फेज़ है हमारे पास वो है हमारे पास सिस्टम एनालिसिस। यानी कि आपने जो आपका आपने जो सिस्टम को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब आप उसे डिटेल से जो है वो स्टडी करना शुरू कर देते हैं। अपने सिस्टम को डिटेल से स्टडी करना और ये देखना कि अब मैं अपने सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, उनके लिए आप जो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो बेसिकली आप सेकंड फेज़ के अंदर करते हैं। वो एक्टिविटीज़ क्या हैं, आप जो है वो आपको ज़रूरत होती है एनालिसिस की, फिर आपने डाटा गैदर करना होता है, उसके भी डिफरेंट तरीके हैं, अभी हम इसी लेक्चर में आगे जाकर पढ़ेंगे। फिर डाटा को हम प्रॉपर तरीके से मज़ीद एनालिसिस करते हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसे हम एनालिसिस रिपोर्ट कहते हैं। दूसरे फेज़ के अंदर ये 4 से 5 एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप परफॉर्म करते हैं। जब ये दूसरा फेज़ आप कंप्लीट करते हैं तो फिर आप मूव करते हैं अपने थर्ड फेज़ की तरफ। थर्ड फेज़ आपको क्या कहता है कि आपने अपना सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करना है। सिस्टम डिज़ाइन के अंदर आपको 2 एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं। एक तो आपको जो है वो लॉजिकल मॉडल अपना तैयार करना पड़ता है डिज़ाइनिंग के दौरान में, और उसके बाद आप अपना फिजिकल मॉडल बनाते हैं। लॉजिकल मॉडल क्या है और फिजिकल मॉडल क्या है, इसी लेक्चर में हम आगे जाकर तफसील से पढ़ेंगे जब हम एक एक फेज़ को कंप्लीटली स्टडी करेंगे। अभी हम जस्ट डेफिनेशन के तौर पर हर फेज़ को देख रहे हैं। जैसे ही डिज़ाइनिंग का फेज़ गुजारा, आप नेक्स्ट फेज़ की तरफ आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं कोडिंग का फेज़। कि आपने जब डिज़ाइनिंग कर ली
तो फिर आप जो है वो इसकी कोडिंग की तरफ आते हैं, यानी कि अब आप अपना प्रोग्राम बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। इसके लिए आप कोई सिंगल प्रोग्रामर भी जो है वो कोडिंग कर सकता है, या टीम ऑफ प्रोग्रामर जो है वो मिलकर भी जो है वो कोडिंग करती है। इसके लिए डिफरेंट किस्म के टूल्स रिक्वायर होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आपने इस फेज में कंप्लीट करनी होती है। बेसिकली आपका जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, जिसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट लगती है, आपका सारा बजट कंज्यूम होता है, वो सारे का सारा किस फेज में है? वो इसी फेज में है। सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो है वो आपका ये कोडिंग का फेज है। उसके बाद जब आप कोडिंग कर लेते हैं तो फिर आप उसकी टेस्टिंग करना शुरू करते हैं। तो टेस्टिंग भी दो तरीकों से आप कर सकते हैं, यानी कि आप यूनिट टेस्टिंग भी कर सकते हैं, आप पूरे के पूरी कंप्लीट सिस्टम टेस्टिंग भी करते हैं। अब यूनिट टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग में फ़र्क क्या है, ये भी आप तभी जानेंगे जब आप इस लेक्चर को पूरा कंप्लीटली सुनेंगे। आगे जाकर हम हर फेज को तरतीब के साथ एक्सप्लेन करेंगे। अब ये पांचवा फेज जब आपके पास कंप्लीट हो गया, आपने टेस्टिंग कर ली, तो फिर आप इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। इंप्लीमेंटेशन में क्या करते हैं कि अब आप जो है वो आप अपने जो ये सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं इससे इंस्टॉल करने शुरू कर देते हैं, इसे इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब ये इंप्लीमेंट डिफरेंट तरीकों से हो सकती है। ये डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन भी हो सकती है, ये पैरेलल इंप्लीमेंटेशन भी हो सकती है, ये फेज इंप्लीमेंटेशन भी हो सकती है, और इसके अंदर आप पायलट इंप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें, ये इंप्लीमेंटेशन किस किस किस्म की हैं, ये इंशाल्लाह आप हमारे साथ इस लेक्चर में रहें तो आपको आगे जाकर इन तमाम इंप्लीमेंटेशन का फ़र्क पता लग जाएगा कि अगर आपने किस टाइप की इंप्लीमेंटेशन करनी हो तो वो इंप्लीमेंटेशन किस तरह से हो सकती है। फिर लास्ट आपके पास जो फेज़ आता है उसे हम कहते हैं मेंटेनेंस का फेज़। मेंटेनेंस के अंदर आप क्या करते हैं कि जब आपने एक सिस्टम बना लिया, उसे इंप्लीमेंट कर दिया, तो उसे आप छोड़ नहीं देते, उसकी मेंटेनेंस रखते हैं। यानी कि जब उसे अपडेट की ज़रूरत है तो आप उसे अपडेट करें। जो आपके सिस्टम में आप बार बार चेक करते रहें कि जो रिक्वायरमेंट्स आपको दी गई थी इस सॉफ्टवेयर के अंदर, आया ये वाला सॉफ्टवेयर उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा। इसे अगर आपने मज़ीद इम्प्रूव करना है, देखिए मार्केट में हर दफ़ा नई चीज़ लॉन्च आपके साथ पैरेलल होती रहती है, तो आपने उनके साथ मीट करने के लिए इसे अपडेट करते रहना होता है। तो आप इसकी मेंटेनेंस में ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो ये थे 7 फेजेस आपके SDLC सिस्टम के। अब हम देखते हैं हर एक फेज को डीपली स्टडी के साथ। हमने देखा था पहला जो हमारे पास फेज था, हम उसकी तरफ चलते हैं। वो हमारे पास है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, यानी कि स्टार्ट में जो आप जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब इसके अंदर हमने देखा था कि ये क्या है, हमारे पास पहला फेज है, और हमने देखा था कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। हमने पहले पढ़ा तो सही कि सिस्टम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि सिस्टम आइडेंटिफिकेशन बेसिकली चीज़ क्या है। दिस फेज इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नीड फॉर अ न्यू सिस्टम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। क्यों इंपॉर्टेंट स्टेप है? बिकॉज एवरीथिंग इज परफॉर्म्ड इन द फ्यूचर डिपेंड अपॉन दिस फेज। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इस प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, आपका ये प्रोजेक्ट है क्या, किस अहमियत का हामिल है। जब आप ये चीज़ डिसाइड कर लेते हो तो फिर बाकी तमाम चीज़ें, बाकी तमाम आने वाले स्टेप, बाकी तमाम आने वाली एक्टिविटीज़ इसी चीज़ के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है। जब आपने ये चीज़ क्लियरली कर दी, फिर आप सिस्टम स्कोप की तरफ देखते हो। ये सिस्टम स्कोप क्या चीज़ है? द स्कोप ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड at this stage. The scope of a system can be reduced due to the financial and political problems etc. स्कोप क्या है कि आपने अपने सिस्टम को अब प्रॉपरली डिफाइन करना है कि भाई मेरा सिस्टम इस चीज में काम आ सकता है। ये मेरे सिस्टम में अगर आप इसको करेंगे तो इसमें ये चीज़ों का बेनिफिट आपको मिलेगा। अब ये किस तरह से इसकी जो इसका स्कोप है वो रिड्यूस हो सकता है, वो काम हो सकता है जब आपको फाइनेंशियल इशू आ जाए। आप चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास इतनी हैवी अमाउंट है कि मैं बेहतरीन से बेहतरीन टूल्स को इस्तेमाल करके इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकता हूं। अब आप करना तो चाह रहे हैं, पता आपको है कि
डिफरेंट किस्म के जो कॉस्टली टूल्स हैं उन्हें इस्तेमाल करके आप इसको बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अब उन टूल्स को खरीदने के लिए आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो यहां पर आपका स्कोप जो है वो रिड्यूस हो सकता है। इसी तरीके के साथ अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ऐसी कर देती है कि लेट सपोज आपने एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो प्रोजेक्ट इस वक्त मार्केट में जो है वो आप लॉन्च नहीं कर सकते ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस, तो फिर यहां पर भी आपका स्कोप जो है वो रिड्यूस हो सकता है। तो ये आपका सिस्टम स्कोप था। उसके बाद आता है जी अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। आप सिस्टम को कई तरीकों से डेवलप कर सकते हैं। आपके पास एक, दो या इससे ज्यादा प्लान होने चाहिए अपने सिस्टम को डेवलप करने के लिए। किसी जगह पर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास ये 4 सॉल्यूशन है, तो आप अपने सबसे बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ जाते हो जहां पर आपकी कॉस्ट भी कम लगे और आपकी परफॉर्मेंस भी आपको बेहतरीन नजर आए, तो आप उस सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन आपके लिए नहीं फायदेमंद हो रहा, तो आप फौरन से पहले अपना अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, यानी कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन अगर आपके पास है, तो आप इस सॉल्यूशन को छोड़कर दूसरे सॉल्यूशन की तरफ मूव कर लेते हैं। इस तरह फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर आप ये चेक करते हैं कि भाई मेरे पास ये जो मैं सिस्टम बना रहा हूं, आया ये अफोर्डेबल है मेरे लिए ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सेप्टेबल भी होगा कि नहीं। ये सारी चीजें आप जो है वो अपने एक सिस्टम अपना प्रपोज सिस्टम रेडी करते हैं, उसके अंदर अपनी सारी फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो आप लिखते हैं। ठीक है जी। फिर इसमें आप अपनी लिमिटेशन लिखते हैं कि मेरे पास इतनी रिसोर्सेज है, मेरे पास इतना टाइम है, और इस टाइम और इस रिसोर्सेज के अंदर ये चीजें मैं कर सकता हूं। ठीक है जी। तो फिर आप जो है वो जब ये सारी चीजें आपके पास सामने आ जाती हैं, तो फिर आप एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करते हैं कि आप एक प्रिलिमिनरी प्लान दे देते हैं उसे। ठीक है जी। अब जब आपने ये चीजें लिख के दे दी कि मेरा प्रपोज सिस्टम ये है, उसमें मेरे पास इतना फाइनेंशियली मैं इतना उसमें स्ट्रांग हूं, मेरे पास इतना टाइम उसके लिए रिक्वायर है, ये सारी चीजें आप एक रिपोर्ट के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है जी। इसे हम कहते हैं कि ये हमारा प्रिलिमिनरी प्लान है, ये हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आप इस फेज के अंदर तैयार कर लेते हैं और अपनी हायर मैनेजमेंट की तरफ पहुंचा देते हैं। फिर वो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो देखती है कि आया ये जो आपका प्रपोजल है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। हमने इसे एक्सेप्ट करना है कि इधर ही इसे रिजेक्ट कर देना है, या इसमें अभी मॉडिफाई होने की ज़रूरत है। प्रपोजल तो ठीक है, लेकिन इसे मज़ीद थोड़ा सा मॉडिफाई अगर कर दिया जाए तो ये बेहतरी की तरफ आ सकता है। जब यहां से आपको ओके की रिपोर्ट मिल जाती है, फिजिबिलिटी स्टडी में जो आपने एक अपना प्रपोजल सेंड किया था, वो प्रपोजल आपका हायर मैनेजमेंट की तरफ से एक्सेप्ट हो जाता है, तो फिर आपको ओके की रिपोर्ट जैसे मिलती है तो आप सेकंड फेज की तरफ मूव कर लेते हैं, यानी कि अब आप सिस्टम एनालिसिस की तरफ जाते हैं। हमने देखा था डेफिनेशन के अंदर कि सिस्टम एनालिसिस क्या है कि डीपली अब आपने स्टडी करनी है और आपने ये फाइंड करना है कि कैसे मैंने इस सिस्टम को लेकर चलना है, और अगर मैंने इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करनी है तो किस तरह से करनी है। तो इसके लिए आपने देखा था कि डिफरेंट किस्म की आपके पास जो है थी वो एक्टिविटीज थी। हम देखते हैं इसे डीपली कि ये एक्टिविटीज क्या थी। नीड एनालिसिस, सबसे पहले आप एनालिसिस करना है। नीड एनालिसिस को हम एक और नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, कि हमारे पास हमारी इस चीज को लेकर रिक्वायरमेंट्स हैं क्या क्या। ये तमाम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जिन्हें आपने पूरा करके जो है वो एक बेहतरीन सिस्टम डेवलप करना होता है। तो आपको सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्लियर करना पड़ता है। जब आपके पास रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई, तो उससे रिलेटेड जो भी डाटा आपके पास होता है वो आप गैदर करना शुरू कर देते हो अपनी दूसरी एक्टिविटी के अंदर। दूसरे फेज की दूसरी एक्टिविटी हमारे पास क्या है, डाटा गैदरिंग टेक्निक्स। अब आपने डाटा गैदर करना है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम आपने कलेक्ट करनी है। उसके लिए आप डिफरेंट तरीकों से जो है ना वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? आप राइटिंग अ डॉक्यूमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है कि आप एक डॉक्यूमेंट रेडी करें
उसके अंदर आप अपनी सारी चीज़ों को देखें, रिपोर्ट्स लिखें, फॉर्म्स बनाएं, ठीक है जी, बिजनेस प्लान्स रेडी करें। इस तरीके से भी आप जो है वो अपनी डिटेल इकट्ठी कर सकते हैं। इसके अलावा बाय इंटरव्यूइंग आप लोगों से पूछना शुरू करें, आप इंटरव्यू लें डिफरेंट किस्म के लोगों से, और क्या करें, उसके मुताबिक जो है वो अपनी डिसीजन को लेकर चलें। आप लोगों से पूछें कि भाई ये प्रोडक्ट आपके नज़दीक किस तरह से बननी चाहिए, आपके नज़दीक अगर मार्केट में इस तरह की प्रोडक्ट आए तो उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, आपको किस किस्म की प्रोडक्ट पसंद है। तो ये बाय इंटरव्यूइंग आप डिफरेंट किस्म का डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ क्या होती है, आप क्वेश्चनेयर के थ्रू से भी डाटा गैदर कर सकते हैं। कि जब ये कब होता है कि देखें, इंटरव्यू और क्वेश्चनेयर में एक फ़र्क क्या होता है, जब आपके पास 5 से 6 लोग स्पेसिफाई हैं और आपने सिर्फ उन 5 से 6 लोगों से तफसीली बात करनी है तो तब इंटरव्यू की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास जिससे आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं वो बड़ी लार्ज अमाउंट में वो लोग हैं, लेट सपोज 2000-3000 का मजमा है, अब आप हर एक से इंटरव्यू करने बैठ जाएंगे तो आपका तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। फिर यहां पर आकर आप जो है वो क्वेश्चनेयर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चनेयर्स में क्या होता है कि आप एक परफॉर्मा सा तैयार करते हैं और वो तमाम बंदों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक ही वक्त में, और हर एक को कहते हैं कि ये 5 से 10 सवाल हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप गैदर करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप बना लेते हैं, वो आप आवाम को देते हैं। भाई ये चेक करें, भाई 10,000 लोगों को आपने ये परफॉर्मा पकड़ाया, हर बंदा उस पर अपनी राय का इजहार करता है, तो उसी वक्त आपके सामने जो है वो तमाम लोगों की राय आ जाती है। तो जब लोग बहुत ज़्यादा हों डाटा इकट्ठा करने के लिए तो आप क्वेश्चनर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास 5 से 6 स्पेसिफाइड लोग हैं जिनसे आप डाटा गैदर करना चाह रहे हैं तो फिर आप इंटरव्यू की तरफ जाते हैं। इस तरह से ऑब्जर्व, आप खुद जो है वो लोगों को देखते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, टाइम गुजारते हैं, लोगों के अंदर रहने की कोशिश करते हैं, उनके साथ रहते हैं। जिस जगह पर आपने लेट सपोज एक इलाका है, उस इलाके के अंदर आपने इसे या स्पेसिफिक वो लोग हैं जिनके लिए आपने ये प्रोडक्ट बनाना है, तो आप कुछ अरसा उन लोगों में रहते हैं, कुछ देर उन लोगों को ऑब्जर्व पर्सनली करते हैं कि ये इस चीज़ अगर मैं इनमें इंप्लीमेंट करूं तो किस तरह की चीज़ इंप्लीमेंट करूं, इनका बिहेवियर किस तरह से है, इनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से अपना डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। फिर सैंपलिंग, आप कुछ चीज़ों मतलब लेट सपोज आपके पास 100 या 150 बंदा है जहां से आपने डाटा कलेक्ट करना है, ये आपके पास लोग हैं, इनमें से आप 5 या 6 लोगों को बीच में से चुन लेते हैं। ठीक है, वैसे ही जनरली आप उठा लेते हैं, आपको समझ आ जाती है कि तमाम लोगों का ये राय किस तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसे कहते हैं बाय सैंपलिंग। जब आप ये सारी चीजें डाटा गैदर इकट्ठा कर लेते हैं तो तीसरी एक्टिविटी आपके पास क्या थी, दूसरे फेज के अंदर तीसरी एक्टिविटी आपके पास क्या आ रही है, वो है डाटा एनालिसिस की, कि आपने अब अपने डाटा को जो है वो एनालिसिस करना शुरू कर देना है। कि अब आपके पास क्योंकि डाटा गैदर हो चुका है, अब एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपके सामने आनी शुरू हो गई है, तो फिर डिफरेंट किस्म के टूल्स इस्तेमाल करके, डिफरेंट किस्म की फ्लो चार्ट डायग्राम बना के आप अपने डाटा को एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं, जो डाटा आपने गैदर कर लिया हुआ है। दूसरी एक्टिविटी में डिफरेंट किस्म की अप्रोच को इस्तेमाल करके, इंटरव्यू करके, क्वेश्चनेयर करके आपने जो डाटा इकट्ठा किया है, अब आप उसके ऊपर एनालिसिस करना शुरू करते हैं डिफरेंट टूल्स के इस्तेमाल से। फिर आपके पास आ जाती है एंड में एनालिसिस रिपोर्ट। ये सारे का सारा कौन सा फेज चल रहा है, सेकंड फेज चल रहा है। इसे हम सेकंड फेज को यानी कि सिस्टम एनालिसिस को डीपली स्टडी कर रहे हैं। एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर आप एक अपने प्रोडक्ट का एनालिसिस रेडी कर देते हैं कि ये मेरे पास डाटा था, ये मैंने इकट्ठा कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये चीज़ें आ गई हैं। ठीक है जी, ये मेरी फाइनल रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट में क्या क्या होती है, ये आपके करंट सिस्टम को सारा एक्सप्लेन कर रही होती है। इसमें जो प्रॉब्लम्स आपके करंट सिस्टम में आ रही हैं वो आप बता देते हैं। जो आपके पास नई कोई भी रिकमेंडेशन होती है ये डाटा गैदर करने के बाद कि भाई ये आप रिकमेंडेशन मेरी तरफ से ले लें कि आप इसे अगर इस तरह लेकर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतरी की तरफ आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आप अपने फाइनल एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर सेंड कर देते हो अपनी हाई अथॉरिटी को। इसी एनालिसिस रिपोर्ट को देखते हुए आपका तीसरा फेज आता है जिसे हम कहते हैं कि आपकी डिज़ाइनिंग। ये अब आप तीसरे फेज की तरफ आ जाते हो। अपना जो आपकी एनालिसिस रिपोर्ट है उसको देखते हुए आप एक लॉजिकल डिज़ाइन तैयार करते हो। ठीक है जी,
लॉजिकल डिज़ाइन क्या है, आपकी जितनी भी जनरल फंक्शनैलिटीज़ हैं वो आप इसके अंदर डाल देते हो। डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप एक लॉजिकल मॉडल जो है वो क्रिएट कर देते हैं। जब एक लॉजिकल मॉडल आपके पास क्रिएट हो जाता है तो फिर आप उसे फिजिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि अपना एक फिजिकल मॉडल रेडी करते हैं। उन लॉजिक को देखकर, उस लॉजिकल मॉडल को देखते हुए आप एक फिजिकल मॉडल जो है वो क्रिएट करते हैं। उसके अंदर आप में क्या चीज़ें स्पेसिफाई करनी होती हैं, अपनी तमाम आउटपुट रिक्वायरमेंट्स, अपनी तमाम इनपुट रिक्वायरमेंट्स, जो आपकी स्टोरेज है वो सारी रिक्वायरमेंट्स, आपकी प्रोसेसिंग किस तरह से होगी, क्योंकि इससे नेक्स्ट फेज जो है वो सारा कोडिंग का है। ठीक है जी, आपके इसी मॉडल को देखते हुए कोडिंग होनी है। अब आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका फेज है, जिसपे आपका सबसे ज्यादा टाइम और बजट लगना है, आपकी सारी एफर्ट लगनी है, उसके लिए आपने एक फिजिकल मॉडल तैयार किया हुआ है। इसके अंदर आपकी सारी चीजें स्पेसिफाई हो, आपकी आउटपुट रिक्वायरमेंट सारी, आपकी इनपुट रिक्वायरमेंट सारी, आपकी जो स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स है वो सारी, आपकी जो प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स है वो सारी, और आपने किस तरह कंट्रोल करना है अपने सिस्टम को, ये सारी चीजें आप अपने फिजिकल मॉडल के अंदर एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है जी, और फिर फाइनली हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट डिजाइन करके आगे दे देते हैं। एक रिपोर्ट सबमिट करवा दी जाती है अप्रूवल के लिए अपनी हायर मैनेजमेंट को, ताकि ये फाइनल रिपोर्ट तैयार करके अपने प्रोग्रामर्स को या टीम ऑफ प्रोग्रामर्स जो आपकी है, सिंगल प्रोग्रामर है या टीम ऑफ प्रोग्रामर है, उनके हवाले की जाए, ताकि वो इसकी कोडिंग करना शुरू कर दें। ठीक हो गया जी। तो अब कोडिंग का मरहला चल जाता है। ठीक है जी, अब कोडिंग होनी शुरू हो गई है। जैसे ही प्रोग्रामर आपकी कोडिंग रेडी कर देता है, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप इस जो कोड है उसकी टेस्टिंग करते हैं, यानी कि चेक करते हैं कि आया इस कोड में कोई एरर तो नहीं आ रहा। अब ये टेस्टिंग भी आप दो तरीकों से कर सकते हैं। दो तरीके आपके पास कौन से आ रहे हैं? एक तरीका आपके पास है यूनिट टेस्टिंग। देखिए फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोजेक्ट है, वो डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल्स पे जो है मुश्तमिल है। लाइक आपने एक प्रोजेक्ट तैयार करना था, आपको एक मिला था कि आपने एक सोशल मीडिया वेबसाइट तैयार करनी है। अब इसके डिफरेंट फेज थे। सबसे पहले आपने लॉगिन का एक मॉड्यूल तैयार करना था, फिर साइन अप साइन इन का, उसके बाद आपने जो है वो अपनी आईडी बनाने का, उसके बाद आपने एक मॉड्यूल होना था कि आपने अगर वो बना ली तो आप अपना कोई पेज क्रिएट कर सकते हैं। आपका एक चैट बॉक्स का, अगर आपने आपस में चैट करनी है उसमें, उसका एक अलग मॉड्यूल है। ठीक है जी, आपने कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है या कोई डॉक्यूमेंट वहां से डाउनलोड करना है, उसका एक अलग मॉड्यूल है। तो डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर आपने अपना एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया होता है। तो जब आप सिंगल मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं ना, उसे हम कहते हैं, ये क्या है हमारे पास, यूनिट टेस्टिंग। और जब आप इन तमाम मॉड्यूल्स को कंबाइन करके कंप्लीट सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं, तो उससे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, हमारी सिस्टम टेस्टिंग है। ठीक हो गया, ये हमारे पास फेज था टेस्टिंग का फेज, दो किस्म से। अब बात आती है जी, अब आपने टेस्टिंग कर लिया, अब आपने एरर फ्री कर लिया, अब आपने करनी है इसकी इंप्लीमेंटेशन। क्या करना है, अब आपने इंप्लीमेंटेशन करनी है। अब इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि भाई टेस्ट हो गया हुआ सिस्टम अब आप इंस्टॉल कर लें, मार्केट में इसे लॉन्च करने के काबिल बना दें। तो डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स होती हैं, आप डिफरेंट किस्म से आप कह सकते, इंप्लीमेंटेशन का आप ये भी कह सकते हैं कि कन्वर्जन हो रही है, आपका ओल्ड सिस्टम न्यू सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक तरीका होता है पैरेलल कन्वर्जन का। पैरेलल कन्वर्जन में क्या होता है कि आप ओल्ड सिस्टम को भी और नए सिस्टम को भी साथ साथ लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है जी, कुछ टाइम के लिए ये दोनों पैरेलली इकट्ठे चल रहे होते हैं। ठीक है जी, अगर हम देखें, हम ओल्ड सिस्टम को तब तक रिमूव इसमें नहीं कर सकते जब हम कंप्लीटली नए सिस्टम की तरफ जो है वो आ नहीं गए होते। आप साथ साथ कंपेयर करते रहते हैं पैरेलली, आप ओल्ड सिस्टम को न्यू सिस्टम से कंपेयर करते रहते हैं। यहाँ तक आप कंपेयर करते रहते हैं जब तक आपकी तमाम प्रॉब्लम्स आपके नए सिस्टम से रिमूव ना हो जाए। आपको जाहिर बात है, नए सिस्टम को जब आप यानी कि इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, एक नया सिस्टम डेवलप हो जा रहा है, तो आपने कंपैरिजन करना है, देखना है कि कहीं ओल्ड
नए सिस्टम में कोई इशू आ रहा है तो आपने पुराने सिस्टम से देख के ही नया सिस्टम को करना है ना। तो आपने पुराने सिस्टम को तब तक साथ लेकर चलना होता है इस कन्वर्जन के अंदर, इस इम्प्लीमेंटेशन के इस फेज के अंदर आपने पैरेलली चलना है। तब तक आपने छोड़नी नहीं जान ओल्ड सिस्टम की जब तक नए सिस्टम में तमाम प्रॉब्लम्स आपकी दूर नहीं हो जाती। इसे कहते हैं पैरेलल कन्वर्जन। अगर इस तरह की कन्वर्जन आपने करनी है तो पैरेलली। एक होती है पायलट कन्वर्जन। इसके अंदर क्या करते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक जो हिस्सा है ना, एक हिस्सा वो नए सिस्टम के ऊपर वर्कआउट कर रहा होता है, बाकी तमाम रेस्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन ओल्ड सिस्टम पे ही वर्कआउट कर रही होती है। जब आपका वो जो एक हिस्सा है उस नए पार्ट को, नए जो आपका सिस्टम है उसे ओके नहीं कर देती, सेटिस्फाई नहीं कर देती, तब तक रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओल्ड सिस्टम पे वर्कआउट कर रही होती है। ठीक हो गया जी। सिर्फ एक पार्ट जो है वो आपका न्यू सिस्टम पे वर्कआउट कर रहा होता है। तो जैसे ही वो ओके करती है, सेटिस्फाई करती है, तो फिर नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप पुराने सिस्टम से नए सिस्टम की तरफ लेकर आते हैं। ठीक है जी। इसे कहते हैं पायलट कन्वर्जन कि ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक हिस्सा नए पे काम कर रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओल्ड सिस्टम के ऊपर ही वर्कआउट कर रही है अभी। ठीक हो गया जी। ये आपका पायलट कन्वर्जन है, इंप्लीमेंटेशन का दूसरा तरीका। फिर एक होती है फेज्ड कन्वर्जन। फेज कन्वर्जन के अंदर आप डिफरेंट पार्ट्स बना देते हैं, यानी कि आपने 6 या 7 पार्ट्स बना दिए। अब आप कहते हैं जी पहला इंप्लीमेंट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां, एक तरतीब के साथ। इसे हम कहते हैं फेज्ड कन्वर्जन। ठीक हो गया जी। तो ये हमारी फेज कन्वर्जन होती है। फिर एक होती है डायरेक्ट कन्वर्जन। आपके पास टाइम बहुत शॉर्टेड है, बड़े शॉर्ट टाइम अगर आपके पास है बड़ा रिस्की काम होता है डायरेक्ट कन्वर्जन, क्योंकि इसके अंदर आप कोई पार्ट्स डिवाइड नहीं करते, कंप्लीटली ओल्ड सिस्टम आप नए सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं उसी वक्त। तो ये तब क्या रहता है जब आपके पास आप हाईली रिस्क उठाने के काबिल हैं और आपके पास टाइम की बड़ी शॉर्टेज है। ठीक है जी। तो तब आप डायरेक्ट कन्वर्जन की तरफ जाते हैं। ठीक है जी। डायरेक्ट कन्वर्जन के अंदर आपका पूरे का पूरा ओल्ड सिस्टम एक वक्त में ही नए सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास था आपका SDLC सिस्टम, जिसका डाटा जो है वो मैंने इकट्ठा किया अपने जो है वो फर्स्ट ईयर की बुक से। मैंने डाटा इकट्ठा करने की कोशिश की कि आपको बेहतरीन तरीके से, क्योंकि आसान वर्डिंग के अंदर और कंप्लीटली आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाए इस तमाम जो SDLC आपका है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो हमने देखा 7 फेज इसके अंदर थे। पहले इन्वेस्टिगेशन की गई, फिर एनालिसिस किया गया, फिर उसके बाद हमने देखा कि इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से होती है, फिर डिज़ाइनिंग के बाद हम कोडिंग की तरफ गए, कोडिंग के बाद हमने इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग की, टेस्टिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आए, और उसके बाद हमने मेंटेनेंस को देखा कि आपने एक सिस्टम को बना के छोड़ नहीं देना, बल्कि साथ साथ उसे अपडेट करते रहते हैं, साथ साथ उसकी मेंटेनेंस जो है वो बरकरार रखनी है। तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक था। मैंने कोशिश की है कि हर फेज़ को, उसके जो हर फेज़ के अंदर डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके, ताकि आप इस पूरे SDLC को, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में आप जो है वो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, हमारे कोर्स आउटलाइन से, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे।